बच्चों, कैसे हो और क्या कर रहे हो आप, और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? देखो, ये लिक्विड सोल्यूशन का मैं आपको लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने 3-4 लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं इसके। उसके अंदर हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस किए। उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द substance is the temperature at which solid and liquid form of the substance are in equilibrium or solid and liquid form have the same vapor pressure. Solid and liquid form have the same are of the same vapor pressure, are of the same vapor pressure, ठीक है, और ऑफ द सेम वेपर प्रेशर। दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो H2O लिक्विड और H2O वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, या इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो किसी बीकर में आपने वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, तो प्योर वाटर का अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। प्योर वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो, बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को ये कम कर देता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को ये कम कर देता है। यहाँ पर अगर आप मिलाते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल को पास लाने के लिए आपको टेम्परेचर को और डिक्रीज करना पड़ता है। तो हो सकता है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसके अंदर मिलाने से -2 हो जाए, -1 हो जाए, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो फ्रीजिंग जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में होता है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास लाने के लिए अब आपको टेम्परेचर को पहले से ज्यादा कम करना होता है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं एक ग्राफ से भी दिखाने जा रहा हूं आपको। जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया आपने। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर को कम करेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, ऐसा होगा कुछ। दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट इसका वेपर प्रेशर ऐसा है। अब इसमें अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो, इफ यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, तो क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर पहले से डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये पहले से ज्यादा कम होने लगेगा, सर्टेन टेम्परेचर पर। दिस इज फॉर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। आप जैसा कि देख रहे हो T1 T2। तो डिफरेंस जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा T, दिस हैड टू बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
जिसको हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। डेल्टा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ के द्वारा। डेल्टा टी एफ इज सेड टू बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके अंदर आप कह सकते हो डेल्टा टी एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ के एफ को क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको ये कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। और अगर मान लो कभी कभी सॉल्यूशन क्वेश्चन में आपको के एफ की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये के एफ भी के बी की तरह जो होता है सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, ये भी ध्यान रखना बच्चों। तो के एफ इक्वल टू आप कह सकते हो एम ए इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा 1000 इंटू डेल्टा एच एफ, ये होता है। एम ए सेट कर सकते हो, दैट इज molecular mass of the solvent TF is said to be the this is said to be the freezing point of pure solvent. Freezing point of pure solvent in Kelvin, ये भी ध्यान रखना केल्विन में लेते हैं इसको। और डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें होती हैं, आप इसको देख सकते हो। इससे हम इस हिसाब से डाटा आपको गिवन होगा, इसके हेल्प से हम केएफ निकाल सकते हैं और इस गिवन इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज मोलिक्यूलर वेट 342 should be dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर in order to produce a solution with 105 degree difference between boiling point and freezing point। यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 105 डिग्री है। तो इससे हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे और उन दोनों में डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस जो आना चाहिए वो 105 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बच्चों की डेल्टा टीबी निकालते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाता है केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी, केबी कितना है ना, केबी इंटू मोलैलिटी एम। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 100 प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा। ये डेल्टा टीबी जो था वो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट था, जैसे एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, है ना। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा टी एफ, 0 माइनस माइनस के एफ इंटू मोलैलिटी, ये हो जाएगा बच्चों सेकंड पॉइंट है। और आपको कहा रहा है इसका जो डिफरेंस है टी एफ टीबी माइनस टी एफ दैट इज इक्वल टू जो है 105 है, यानी आप कह सकते हो टीबी माइनस टी एफ इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा,
100 प्लस के बी 100 प्लस के बी इंटू मोलैलिटी माइनस डेल्टा के एफ इंटू मोलैलिटी इक्वल टू 105 होगा, 105 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि के बी प्लस के एफ इंटू मोलैलिटी इक्वल टू 5 होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे बच्चों, तो x अपॉन 342 एक्स ग्राम सुक्रोज हमने मिलाया 342 इसका मोलिकुलर मास होगा। 100 ग्राम वाटर में 100 अपॉन 1000 इक्वल टू 5 अपॉन, है ना, 1.86 प्लस 0.51 ऐसा हो जाएगा बच्चों। उससे हम उसको सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ x, इससे हमें x वैल्यू पता चल जाएगी बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें फ्रीजिंग पॉइंट को बेस्ड। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसके कोई देखो क्वेश्चन कैसा इसमें आ सकता है। इसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी सेपरेट आउट ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रीजिंग पॉइंट के, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे हिल एरिया में आप जाते हो, अगर आपका कार का एसी चल रहा है, उसमें वाटर प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर माइनस से 0 से डिग्री से डिक्रीज करता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका अंदर जो वाटर है वो क्या हो सकता है, सॉलिडिफाई हो सकता है, आइस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमें उसको आइस में कन्वर्ट होने से रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करते हैं। वी एड, ये वाटर है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करते हैं, ये इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और -90 डिग्री पर भी ला सकता है, उससे भी कम हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर हमने मान लो इसके अंदर 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाया है, 50 ग्राम, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 200 ग्राम ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है इस पूरे के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। ये जितने पार्ट में जाकर के मिक्स होगा, उतने पार्ट ऑफ द वाटर को ये क्या करेगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। यानी उस कुछ वाटर ऐसी होगी जो वाटर के फॉर्म में रहेगी, और कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी डेल्टा टी एफ जो है इसके अंदर 9.3 होगा इक्वल टू के एफ इक्वल टू 1.86 इंटू 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला रहे हैं हम इसका, है ना। तो इसका 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, वो आप देख सकते हो। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास 62 होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। आप इसमें देख सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 62। ठीक है, तो 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल आपने मिलाया है 62 ग्राम इसमें, इसका मोल हो जाएगा। और ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को आइस में बदलने से रोकेगी। यदि मान लेते हैं एक्स अमाउंट को रोकेगी आइस में बदलने से, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 1000, जिससे ये एक्स आएगा, एक्स ग्राम ऑफ वाटर होगा जो आइस में नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। ये एक्स जो है वो कौन सा अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस, होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 200 माइनस एक्स ग्राम ऑफ वाटर जो होगा, ग्राम ऑफ वाटर, दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस होगा, कन्वर्ट इनटू आइस।
ठीक है बच्चों, इस तरह हम इसमें सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं इसको क्वेश्चंस को। अब बच्चों इसमें देखते हैं एक और चीज आती है, वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। जैसे अभी हमने बात की आपसे कि हम जब सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, है ना। सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूट बेसिकली दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी तक हमने जो भी सोल्यूट जो हम बात करते हैं, सोल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है, इट मे बी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि आप देख सकते हो जो हमने अभी तक यूज किया है सोल्यूट को, वो जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही था अभी तक, जितना भी हम कहीं डिस्कस कर रहे थे उसमें जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, उसमें जो भी सोल्यूशन हमने फॉर्म किया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा यूरिया, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे जो अपने आयन में ब्रेक नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम सोल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट लें, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे बेसिकली, है ना, K2SO4, ठीक है, K4FeCN6, K4FeCN6, ये सारे जो हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दे में भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। ठीक है, तो इसको सोल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो बच्चों। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया हो बच्चों। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो नॉन, अभी तक हमने जो पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था जो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं करते, लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो अपने आयन में डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की बात करेंगे बच्चों। जैसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की हम बात करते हैं बच्चों, जो हो सकता है उसमें दो तरह के केस हो सकते हैं बच्चों। एक उसमें होता है डिसोसिएशन, जिसमें इसमें होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है, जैसे मान लो इसमें NaCl हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो ये डिसोसिएट कर सकता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। अगर हमने 200 पार्टिकल 100 पार्टिकल NaCl डाला है तो 1 पार्टिकल विल डिसोसिएट इनटू 2 पार्टिकल। ठीक है, तो 1 पार्टिकल जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2 पार्टिकल में। ठीक है, तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसमें डिसोसिएशन का केस हो रहा है, जैसे मान लो आप इसमें Na2SO4 ले रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 पार्टिकल विल डिसोसिएट इनटू द 3 पार्टिकल्स, 2Na प्लस प्लस सल्फेट आयन। अगर आप इसमें K4FeCN6 ले रहे हो तो 1 पार्टिकल विल डिसोसिएट इनटू दी, ठीक है,
4K प्लस FeCN6 माइनस 4, ये हो जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में क्या हो सकता है बच्चों, इसे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हम एस्टिक एसिड को लेते हैं या बेंजोइक एसिड को लेते हैं, तो एस्टिक एसिड में क्या होता है बच्चों, जब उसको हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, है ना, एस्टिक एसिड को, एस्टिक एसिड आप उसमें लिख सकते हो, ये। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें हो क्या रहा है बच्चों कि जब इसको आप ये डायमर का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे डायमर फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड विल कंबाइन, इट विल फॉर्म 1 पार्टिकल CH3COH ट्वाइस, ये इसमें बदल जाता है, ठीक है। ये डायमर फॉर्म हो रहा है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास पहले 60 था, तो ये 120 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करते हैं तो कॉलिगेटिव भी डिक्रीज करती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह की जो केसेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है वॉन ऑफ फैक्टर, है ना। तो वॉन ऑफ फैक्टर किसके लिए यूज करते हैं, जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। तो आपको मैंने बताया बच्चों कि जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के फॉर्म में होता है, जब सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम, है ना, सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि इसके लिए हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड वॉन ऑफ फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई क्या होता है बच्चों, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर अपॉन बिफोर, ठीक है। तो ये आई होता है बच्चों, और आई को हम एक और तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आई को फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, आई इज टू बी दी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हो सकती है, या आई को हम ऐसा भी कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना, यानी कि जो क्वेश्चन में दी रहती है प्रॉपर्टी, जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया होता है, वो ऑब्जर्व होता है, और जो हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं वो थियोरेटिकल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। और ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये होता है। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो आपने NaCl लिया, तो NaCl को अगर आप आयनाइज करते हो एक सोल्यूशन में, टू पार्टिकल, तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज की, इनिशियल की जब इसको आयनाइजेशन के बाद उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई,
ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गए, लेकिन इसका मोलिकुलर मास कम हो गया क्योंकि आयन के फॉर्म में आ गया, तो ये मोलिकुलर मास इसका कम हो गया। यानी आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। ठीक है, तो आई को हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई इज ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास या थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये होता है बच्चों, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, तो आई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट जो हो सकता है, सोल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो, इसमें दो तरह के मैंने बताया, डिसोसिएशन और एसोसिएशन की हमने बात करी आपसे। एसोसिएशन, तो सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएशन की। ठीक है, डिसोसिएशन में देखो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल आप देख रहे हो, आफ्टर डिसोसिएशन 2 है और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 है, 1 पार्टिकल है। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आई इक्वल टू 2/1 यानी कि 2 होगी। यानी आपका ध्यान रखना बच्चों की आई डिसोसिएशन के केस में आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, डिसोसिएशन केस में आई ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, और अगर आप मान लो जैसे K4FeCN6 ले लेते हो, K4FeCN6 लेते हो अगर बच्चों आप, तो 4K प्लस FeCN6 -4, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल 5 हो गए, इनिशियली 1 थे, यानी 5/1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5 हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन यही हम एसोसिएशन की बात करें बच्चों, इन द केस ऑफ एसोसिएशन, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड है, ये कितना होता है, ये डायमराइज कर जाता है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। दो पार्टिकल था पहले, अब एक पार्टिकल में बदल गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, पहले 2 था, आई इक्वल टू 1/2। यानी एसोसिएशन के केस में हम ध्यान रखना बच्चों, आई ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 होता है। ठीक है, और तो ये आप देख सकते हो क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। और हमने ये भी बताया था बच्चों की डिसोसिएशन जब हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखोगे कि हम क्वालिटी प्रॉपर्टी जो निकाला करते थे वो कैसे निकाला करते थे, है ना, उसको देखेंगे बच्चों। पहले इसको रब करके आप नोट कर सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों की एसोसिएशन और डिसोसिएशन की हमने बात करी आपसे। तो अभी तक हमने जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो निकाला करते थे क्वालिटी प्रॉपर्टी, आपको याद होगा बच्चों, उसमें हमने पहली क्वालिटी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी उसमें हमने आपको बताया था पहली क्वालिटी प्रॉपर्टी थी P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हमने यूज किया था बच्चों। दूसरी क्वालिटी प्रॉपर्टी थी पाई इक्वल टू CRT, ये यूज किया था हमने। तीसरी क्वालिटी प्रॉपर्टी थी डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैरिटी, ये तीसरी थी। और चौथा हो गया डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैरिटी, ऐसा हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड हमने यूज किया था इसके पहले, ये जो हमने डिस्कस किया था आपसे। अब जो उसके बाद हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड की बात करते हैं, तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे, तो इसमें वाटर फैक्टर का टर्म आ जाएगा बच्चों। तो इसमें आप कैसे यूज करेंगे, वो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू N2 है ना, N1 प्लस IN2, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि
N2 वेरी लेस देन N1 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, N2 वेरी लेस देन N1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, दिस इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1, ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा इसमें जो है पाई इक्वल टू आई सी आर टी हो जाएगा, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी होगा। तीसरा इसमें जो होगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोडेलिटी हो जाएगी। ठीक है, एंड चौथा इसमें हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोडेलिटी होगा। ठीक है बच्चों, इस पर भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ तो देखो बच्चों, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोडेलिटी होती है। ठीक है, तो ये देखो सॉल्यूट आपको पता होगा, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर डेल्टा टीवी निकालेंगे तो केवी इंटू मोडेलिटी से निकलेगी। ठीक है, ये 0.05 मोलर है ग्लूकोज, तो ये जाएगा केवी इंटू 0.0115 हो जाएगा बच्चों। इसमें देखो KNO3 है, ये इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, जिससे इलेक्ट्रोलाइट अपने एंड में डिसोसिएट होगा। इसका डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलेलिटी निकालेंगे बच्चों। तो आई की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 2 होगी, 2 इंटू केबी इंटू मोलेलिटी। ठीक है, केबी इंटू मोलेलिटी यानी कि आप कर सकते हो 2 इंटू केबी इंटू 0.01, ये होगा। ठीक है, इसके केस में हम देखेंगे तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसका डेल्टा टीवी हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी, केबी इंटू 0.015 होगा इसमें बच्चों। और इसमें कितना होगा बच्चों, टीवी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी। तो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई इंटू केबी इंटू मोलेलिटी। आई की वैल्यू इसमें 3 होगी, 3 इंटू केबी इंटू 0.01। तो आप इसमें देखोगे डेल्टा टीवी की जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो किस केस में आ रही है, डी में आ रही है। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के थोड़े क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज, 1 मोलर एक्वस NaCl, 1 मोलर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड 1 मोलर अमोनियम फॉस्फेट है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखना बच्चों आपको, उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब करेक्ट पूछा जाता है तो इनकरेक्ट पट्टी करा कर चले जाते हैं, इनकरेक्ट जब पूछा जाता है तो करेक्ट पट्टी कर चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट ही बताना है आपको। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर हाइपोटोनिक और है ना, तो ये चारों ऑप्शन आपको देखने हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसमें कौन से गलत है वो निकालना बेसिकली। तो देखो 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका पाई हम कैसे निकालेंगे, इसका ये जो है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका पाई जो हो जाएगा CRT हो जाएगा 1 इंटू R इंटू टी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R इंटू टी। ठीक है, आई इसके में 2 होगा बच्चों। इसमें आई बेंजोइक एसिड जो बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो ये डायमेराइज होगा बच्चों, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये डायमेराइज होगा। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू 1/2 होगा इसके अंदर, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू CRT 1 इंटू R इंटू टी हो जाएगा। और अमोनियम फॉस्फेट जो है आपको पता ही है, अमोनियम फॉस्फेट जो आयनाइज करेगा ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है, तो 3NH4 प्लस प्लस PO3 माइनस PO4 माइनस 3 के फॉर्म में है करिए। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 4, पाई इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू R इंटू टी, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखना कौन सा इंटरैक्ट सही है, तो इसमें आप देख रहे हो किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो
सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये चारों सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए फिलहाल सही नहीं आ रहा है। हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखो ये हाइपोटोनिक है, 3 सबसे कम है, 3 बाकी तीनों से कम नहीं जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये सही है, ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ फिलहाल इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 एंड 4 है हाइपोटोनिक, है ना, तो 1 2 और 4 जो है हाइपोटोनिक है, देन 3 ये भी सही है, ये भी ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना, ये तीनों सही आंसर है जो कि इसमें नहीं होगा। एंड 4 इज हाइपोटोनिक, यानी 4 सबसे ज्यादा है, यानी कि ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन ए सिर्फ सही है, इसका मतलब जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। और आप इसी और ध्यान देना, ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज्ड ना हो तो, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट 100% आयनाइज्ड, अगर 100% आयनाइज्ड नहीं है तो क्या होगा इसके अंदर बच्चों। तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं बच्चों, सबसे पहले डिसोसिएशन हो सकता है या एसोसिएशन हो सकता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले केस डिसोसिएशन की बात हम कर रहे हैं, डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का केस हम देख रहे हैं, मान लो कि ए बी इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% नहीं है, तो डिसोसिएट होगा ए प्लस बी माइनस के फॉर्म में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये सी है, ये 0 0 है, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हो जाएगा इसमें, दिस इज सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा एंड सी अल्फा, है ना। तो ये 2 सी अल्फा के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट आ रहा है। अगर ये एन पार्टिकल मैनेज करता है तो ये कौन सा होगा, अगर एन पार्टिकल मैनेज करता है तो ये एम सी अल्फा होगा, एम सी अल्फा। तो आई के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि आई क्या होता है। आई मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ जो आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसमें क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू सी 1 माइनस अल्फा प्लस एन सी अल्फा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, बिफोर डिसोसिएशन सी होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू आई। तो आई होगा 1 का फैक्टर इस केस में होगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसमें हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेरियम नाइट्रेट है तो ये एनएच किया किस फॉर्म में, बेरियम नाइट्रेट into the form of barium ion plus 2 into nitrate ion, ठीक है। तो इसमें देखो आई इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होगा, एन इसमें 2 होगा, 3 होगा सॉरी, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, 2.74 के इक्वल होगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू आप कह सकते हो 1.74, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.74 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा है ना 0.87 हो जाएगा, यानी कितना होगा 87%। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 87%, बी सही होगा। इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, वन टू फैक्टर बेस्ड, तो रब करके आप मतलब पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हो आप 0.04 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 है, is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at that temperature, the apparent degree of dissolution of Na2SO4 is, है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आइसोटोनिक है, यानी आप कह सकते हो phi1 ऑफ Na2SO4 इक्वल टू phi2 ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों इक्वल है। इसमें आप ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम पाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे आई इंटू सी 1 इंटू आर इंटू टी इक्वल टू सी 2 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये आर टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आई कितना होगा,
अभी मैंने बताया डिसोसिएशन का केस है तो 1 + n-1 इंटू अल्फा इंटू C1 की वैल्यू इसमें क्या है 0.04 इक्वल टू C2 यानी 0.01 और ये Na2SO4 तीन पार्ट के मैनेज करेगा। Na2SO4 will ionize in this way 2Na plus सल्फेट आयन तो आई की वैल्यू 3 होगी तो 1 + 3 - 1 अल्फा यानी 1 + 2 अल्फा इंटू 0.004 अपॉन 0.01 तो 1 + 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 अपॉन 0.004। ठीक है, तो यहाँ पर 10³ होगा और यहाँ 10² होगा यानी कि इसमें आप कह सकते हो 10 यानी आप कह सकते हो 10/4 यानी 2.5 तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1.5 होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0.75 यानी वो 75% आयनाइज होगा, यानी इसका आंसर सी होगा बच्चों। किस तरह से ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के सॉल्व करने पड़ते हैं बच्चों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जब हमने बात किया कि व्हेन सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसमें दूसरा केस हो सकता है दैट इज एसोसिएशन का केस हो सकता है बच्चों। व्हेन सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें केस नंबर 2 हो सकता है बच्चों, केस 2 व्हेन सॉल्यूट इज व्हेन एसोसिएशन विल टेक प्लेस, एसोसिएशन विल टेक प्लेस ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया जैसे एस्टिक एसिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लेते हो तो क्या होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड विल एसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ ट्वाइस होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एस्टिक एसिड वन बाय टू एस्टिक एसिड ऐसा लिख सकते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ये सी है ये 0 है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो हो जाएगा C1 - अल्फा और ये हाफ C अल्फा होगा। और अगर मान लो ये n मोल में एसोसिएट हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n अल्फा, 1/n अल्फा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 - अल्फा प्लस 1/n अल्फा अपॉन 1 अपॉन C सॉरी, तो हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ये आई की वैल्यू होगी इन द केस ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो दिस केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन केस में ऐसा होगा बच्चों। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने 72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल dissolved in a 1 kilogram of solvent of Kf equal to 14, मोल डिप्रेशन कांस्टेंट 14 है। तो then if the depression of freezing point is 7 Kelvin then find the percentage of phenol that dimerizes। ठीक है, तो ये एसोसिएशन का केस आपको नजर आ रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ डायमराइजेज, यानी डायमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन कब होता है जब वो एसोसिएशन होता है। तो क्या होगा बच्चों डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलिटी। ठीक है, डेल्टा TF इक्वल टू 7 केल्विन है, 7 इक्वल टू आई की वैल्यू हमें निकालनी है 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, अल्फा n यहाँ पर 2 होगा क्योंकि डायमराइजेज हो रहा है, इंटू KF इंटू मोलिटी, KF इक्वल टू 14 इंटू मोलिटी है, मोलिटी कितना होगा 72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल है ना। फिनॉल का हम निकाल लेंगे CCH5OH, H5OH है तो हो जाएगा 72 + 5 + 16 + 1, ठीक है ना, 88 + 6 94 ग्राम होगा ये, तो 94 हो गया, 94 डिवाइडेड बाय 1, उससे अल्फा की हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इक्वल टू 0.7, यानी ये कितना परसेंट होगा बच्चों 70% फिनॉल जो होगा डायमराइज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से बेस्ड, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, सॉल्व करो, है ना। और भी डिफरेंट टाइप की आप मुझे इस चैनल आपको कैसा लगा, ये मतलब ये टॉपिक कैसा लगा आपको,
आप उसको मुझसे शेयर कर सकते हो, है ना, उसको कमेंट करो, है ना, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर आपका लिक्विड सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।